जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई क्लास में। क्लास नंबर 6 में मैं आपका अपना दोस्त राजीव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोचिंग गुरु में। पिछली क्लास हम लोगों ने क्लास 5 तक कंप्लीट कर लिया है अपने सिलेबस को। आज हमारी क्लास नंबर 6 है और क्लास नंबर 6 में हम अगले कंटेंट पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 5 में क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 2023 में आगामी परीक्षाओं के लिए स्पेशल बैच जो हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश एवं एसएससी अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया है। तो आइए देखते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। क्लास नंबर 5 में संविधान निर्माण हेतु समितियों के बारे में बात की थी, जिसमें प्रमुख समितियां इस प्रकार थी। उसी में सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति के विषय में बात की थी, जिसमें 7 सदस्य थे और जिसका निर्माण 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह संविधान की सबसे बड़ी समिति थी और इसका कार्य भी सबसे ज्यादा हार्ड था। ऐसे में बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया, 3 वाचन कब कब संपन्न हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, और फिर उसके बाद कितने आर्टिकल एवं कितने अनुच्छेद के साथ में संविधान को लागू कर दिया गया, उस समय कितने आर्टिकल कितने अनुच्छेद अर्थात कितने भाग एवं अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है। भारतीय संविधान के 25 भाग के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा और फिर उसी के बाद एक एक पढ़ते हुए हमने टोटल 25 भाग के बारे में डिस्कस किया। और आज हम लोग अपनी क्लास नंबर 6 में बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, उस समय समितियों की संख्या 8 थी। लेकिन समय समय पर कानूनों में बदलाव किए जाते हैं, इसीलिए समय समय पर बाकी अनुसूचियों को जोड़ा गया। वर्तमान में 12 अनुसूचियां संविधान के अंदर शामिल हैं, जो समय समय पर अलग अलग समय पर जोड़ी गई हैं। जैसे यदि बात करें तो 8 अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को वर्ष 1985 में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को वर्ष 1993 में जोड़ा गया एवं 12वीं अनुसूची को भी वर्ष 1993 में ही जोड़ा गया। इस तरह से आज वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए टोटल अनुसूचियों की संख्या संविधान में 12 हो गई है। आइए डिस्कस करते हैं एक एक अनुसूची के विषय में और उनसे जुड़े हुए वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं। एक बहुत ही फेमस प्रश्न बनता है परीक्षा में अनुसूची नंबर 2 से कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अनुसूची 2 के अंतर्गत शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों को दिलाई जाती है, लेकिन उससे पहले हम अनुसूची 1 पर बात कर लेते हैं। हमारे संविधान में जब लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950, उस समय संविधान के अंदर कुल यदि हम बात करें तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। उस समय की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। 12 अनुसूचियां वर्तमान में संविधान के अंदर हैं और उनमें हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम अनुसूची की। तो प्रथम अनुसूची हमको क्या बताती है उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुसूची नंबर प्रथम कह रही है कि शामिल विषय एवं संबंधित अनुच्छेद भाग 1 के अंतर्गत आता है और भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अर्थात जो सबसे पहला परिचय करा रही है अनुसूची 1, अनुसूची 1 के आधार पर यह कहा गया है कि हमारे देश में पहला ही परिचय जो भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अर्थात आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्तमान में यदि बात की जाए तो वर्तमान भारत में टोटल 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य एवं 8 यूटी हैं। यदि किसी भी राज्य में कल के दिन को संसद कोई भी बदलाव करती है, जैसे सीमाओं में बदलाव कर दे, सीमाओं में परिवर्तन या फिर सीमाओं से अलग एक राज्य से 2 राज्य बनाए, एक राज्यों से 2 राज्य, अर्थात एक राज्य से 2 राज्य, या फिर नाम में परिवर्तन, इस तरह का कोई भी कार्य यदि कर रही है संसद, तो पहली अनुसूची में बदलाव किया जाता है। ध्यान रखेंगे
यदि एक राज्य से दो राज्य संसद बना रही है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर रही है, सीमाओं को घटा रही है या बढ़ा रही है, या फिर दो राज्य से एक राज्य का निर्माण कर रही है, या किसी भी प्रकार का कोई संशोधन राज्यों के अंदर कर रही है, तो ऐसे में वो सभी को जो लिखा जाता है वो अनुसूची 1 के अंदर लिखा जाता है। आज वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो भारतीय संघ के अंदर शामिल हैं, उनमें से प्रत्येक राज्य के नाम एवं उनकी सीमाओं का उल्लेख जो मिलता है वो हमको अनुसूची नंबर 1 में मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप किस राज्य के निवासी हैं, तो जिस राज्य से भी आप निवास करते हैं उस राज्य का उल्लेख यदि कहीं संविधान में नामित है तो वह अनुसूची शेड्यूल 1 के अंदर नामित है, शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। यदि संसद समय समय पर परिवर्तन करती रहती है तो वो सारा परिवर्तन जो लिखा जाता है वो अनुसूची नंबर 1 में ही लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 2 की। अनुसूची नंबर 2 में क्या क्या महत्वपूर्ण है? अनुसूची नंबर 2 के अंतर्गत आता है, अनुसूची नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। तो अनुसूची 1 में वेतन एवं भत्ते हैं। आइए जानते हैं किसके वेतन एवं भत्तों की बात हो रही है। तो अनुसूची 1 में हम लोग देखेंगे, अनुसूची 2 में, अनुसूची नंबर 2, और अनुसूची नंबर 2 कह रही है वेतन प्लस भत्ते। और किसके वेतन प्लस भत्ते? तो हम नंबर 1 पर बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का वेतन इसी के अंदर आता है। इसी के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन। इसी के अंदर आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन इसी के अंदर आता है। इसी के अंदर आता है लोकसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष का वेतन। इसी के अंदर आता है राज्यसभा के सभापति प्लस उपसभापति का वेतन, उपसभापति का वेतन। इसी के अंदर आता है विधानसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष का वेतन। इसी के अंदर आता है विधान परिषद के सभापति प्लस उपसभापति का वेतन, उपसभापति का वेतन। इसी के अंदर आता है महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक का वेतन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है CAG, कैग, CAG, कैग का वेतन। मैंने इसके अंदर उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान रहे इसी के अंदर आता है राज्यपाल का वेतन। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि इसके अंदर उपराष्ट्रपति को नामित क्यों नहीं किया गया है। कमेंट में लिखकर बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है वो क्या अनुसूची 2 में ही दिया जाता है, और यदि दिया जाता है तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया है। उसके पीछे एक तर्क है और उसको आप लोग बताएंगे मुझे कि आखिर वो तर्क क्या है। तो अनुसूची 2 में वेतन प्लस भत्ते हैं, राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति प्लस उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति प्लस उपसभापति, महालेखा परीक्षक जिसको कॉम्पैक्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं, जो विशेष रूप से इसलिए नियुक्त किया जाता है ताकि सरकार के द्वारा किए गए जितने भी कागजी लेन देन है उन सभी का निरीक्षण कर सके। तो ये है वेतन के बारे में अनुसूची नंबर 2 के बारे में। अब अनुसूची नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं शपथ। किनकी शपथ? मंत्रियों की शपथ, विशेषकर वह मंत्री जो संसद से जुड़े हुए हैं उनकी शपथ का विवरण दिया गया है, एवं राज्य के विधानमंडल के मंत्रियों की शपथ का विवरण दिया गया है। तो वह मंत्री जो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है, अर्थात राज्यसभा की सीटों का उल्लेख राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार से किया जाना है वो चौथी अनुसूची में हमको बताया गया है। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है, अर्थात इसी के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से SC प्लस ST के विषय में बात की गई है, SC प्लस ST के विषय में। अब हम लोग बात कर रहे हैं छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची कह रही है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय प्रशासन के बारे में बात हो रही है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम
ध्यान रखेंगे जनजाति क्षेत्रों के विषय में जो प्रावधान किए गए हैं इन 4 राज्यों में, वो छठी अनुसूची के अंतर्गत किए गए हैं। कैसे? यदि हम बात करें मिजोरम, मिजोरम के अंदर विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या 40 है और उनमें से 39 सीटें आप लोगों को मैं बताऊं एसटी समाज की है, अर्थात एसटी जनजाति से, एसटी वर्ग से हैं। ऐसे में 40 सीटों में से 39 सीटें एसटी का होना अपने आप में बड़ी बात है, अर्थात जनजातीय प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं। मिजोरम के मेघालय के अंदर यदि बात की जाए तो मेघालय में टोटल 60 सीटें हैं और 60 सीटों में 59 जो सीटें हैं वो एसटी की हैं। ऐसे में विधानसभा की मेघालय के अंदर 60 सीटें हैं जिनमें से 59 सीटें केवल और केवल एसटी की हैं और विधानसभा की मिजोरम के अंदर 40 सीटें हैं जिनमें से 39 सीटें केवल और केवल एसटी समुदाय की हैं। ऐसे में 7वीं अनुसूची के विषय में बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। ये हमारे देश की एक बहुत विशिष्ट पहचान है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे को बहुत ही बेहतर ढंग से किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो इसी के अंदर आती हैं सूचियां और इन्हीं सूचियों को 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। आइए जानते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर अगर हम बात करें सूचियां, और वो सूचियां हैं नंबर 1 पर राज्य सूची, या फिर हम बात कर रहे हैं नंबर 1 पर केंद्र सूची, नंबर 1 पर केंद्र सूची, नंबर 2 पर राज्य सूची और नंबर 3 पर समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में सभी विषयों को डिवाइड कर दिया गया है। और विषय कैसे हैं? यदि विषय की बात की जाए तो विषय पहले जो केंद्र सूची के अंतर्गत आते थे वो 97 थे, लेकिन वर्तमान विषयों की यदि बात की जाए तो वर्तमान में इसके अंदर 100 विषय हैं। पहले राज्य सूची के अंदर जो थे वो 66 विषय थे, लेकिन इसमें से 5 विषय जो है वो माइनस कर दिए तो वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंदर पहले 47 विषय थे और जो 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाले, इसीलिए इनकी संख्या वर्तमान में 52 हो गई है। तो ऐसे में अनुसूची 7 के अंदर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा 3 प्रकार की सूचियों में निर्धारित किया गया है। नंबर 1 पर केंद्र सूची, 2 पर राज्य सूची और 3 पर समवर्ती सूची। केंद्र सूची में विषयों की संख्या 97 थी लेकिन वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी लेकिन वर्तमान में 61 है और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हो गए हैं। केंद्र सूची से तात्पर्य है कि 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और वह 100 विषय केंद्र सरकार के होंगे। राज्य सूची में राज्य अब वर्तमान में 61 विषयों पर कानून बना सकती है और दोनों मिलकर 52 विषयों पर कानून बना सकते हैं, अर्थात केंद्र प्लस राज्य। लेकिन यदि कभी भी किसी प्रकार की कोई बात होती है, दोनों के मध्य किसी प्रकार का समझौता नहीं हो पाता है, तो हमेशा केंद्र को वरीयता दी जाती है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर भी कहीं ना कहीं केंद्र का ही अधिकार होता है। ऐसे में हम 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और ये 22 भाषाओं में हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर 22 भाषाएं कौन कौन सी है। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 अनुसूची में राजभाषा का विवरण दिया गया है और हमारी राजभाषा की यदि बात की जाए तो हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हमारी जो हिंदी है वो एक राजभाषा है, हिंदी। वर्तमान में अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पहले जो था अनुसूची 8 में वो 14 भाषाएं थी। पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। आइए जानते हैं उन सभी के विषय में। पहले 14 थी, वर्तमान में +8 की गई इसके अंदर और हो गई वर्तमान में 22। और वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं उन सभी को जान लेते हैं। पहली 14 भाषाएं जो हैं उनमें नंबर 1 पर संस्कृत, नंबर 1 पर संस्कृत, उसके बाद हिंदी, उसके बाद उर्दू और उसी के बाद यदि हम बात करें उर्दू के बाद में तो हो जाती है कश्मीरी और उसी के बाद यदि हम बात करें फिर होती है पंजाबी और उसी के बाद हम बात करें तो फिर होती है गुजराती, गुजराती के बाद होती है मराठी, मराठी के बाद होती है कन्नड़, उसके बाद होती है मलयालम, मलयालम के बाद होती है तमिल, फिर तेलुगु, फिर होती है उड़िया, फिर होती है बांग्ला, फिर होती है असमिया। इस तरह से टोटल भाषाएं काउंट करेंगे हम, कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। इस प्रकार से पहले जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, लेकिन वर्तमान में 8 भाषाएं जोड़ी गई 3 बार में।
उसके लिए अलग अलग संविधान संशोधन किए गए। पहले 21वां संविधान संशोधन किया गया जो 1961 में किया गया। 1967 में किया गया। ऐसे में इसके अंदर जो भाषा जोड़ी गई वो भाषा जोड़ी गई सिंधी 67 में। फिर उसके बाद फिर से एक और संविधान संशोधन किया गया 71वां संविधान संशोधन, और वो किया गया कब? वो किया गया 1992 में। और इसके अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई और उनमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इस प्रकार से फिर से एक संविधान संशोधन किया गया और वो किया गया 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसके अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इस प्रकार से ये भाषाएं जोड़ी गई। और वर्तमान में 8 भाषाएं और प्लस 14 भाषाओं के साथ में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। अनुसूची नंबर 8 के अंतर्गत वर्तमान में 22 भाषाएं आती हैं। इन सभी को नोट्स बनाते रहना है, एकदम बेहतरीन क्लास है नोट्स के हिसाब से। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट, अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 में कब जोड़ा गया? भूमि सुधार। अनुसूची नंबर 9 को भारतीय संविधान के आधार पर पहले प्रारंभ में नहीं थी, लेकिन तुरंत पहला संविधान संशोधन किया गया और पहले संविधान संशोधन के आधार पर अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया। और पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, और 1951 के अंतर्गत इसमें अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया। वर्तमान में 282 प्रविष्टियां इसके अंदर मौजूद हैं और प्रविष्टियों से तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत इतने विषयों पर बात की गई है। ऐसे में प्रारंभ में अनुसूची 9 के अंतर्गत आने वाले विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन 1973 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुसूची नंबर 10 के विषय में हम बात करते हैं, दल बदल कानून। प्रारंभ में यह भी शामिल नहीं थी, लेकिन भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत इसमें इसको जोड़ा गया। उस समय पीएम की यदि बात करें तो पीएम पूछे जाते हैं, उस समय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं। अनुसूची नंबर 10 दल बदल कानून से संबंधित है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी और उस समय पीएम थे राजीव गांधी। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, पंचायतों से संबंधित है और इसको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें वर्तमान में पंचायतों में टोटल 29 विषय शामिल हैं, 29 सब्जेक्ट पर काम करती है पंचायत। इसी के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को जोड़ा गया और 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। 12वीं अनुसूची की हम बात कर रहे हैं, नगर निकाय अर्थात नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि इसको जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ा गया है और इसमें जो विषय हैं वो 18 विषय शामिल हैं। इसके अंदर जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? 18 है। तो यहां से नॉर्मल प्रश्न बनता है कि बताइए कितने सब्जेक्ट हैं जो 11वीं अनुसूची के पंचायत में शामिल हैं, या कितने सब्जेक्ट जो हैं वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों ये है हमारे संविधान की 12 अनुसूची जो समय समय पर जोड़ी गई हैं। पहले प्रारंभ में 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की प्रस्तावना और इसका दूसरा नाम उद्देशिका है। आइए जानते हैं, इसे 2 नामों से जाना जाता है। पहला तो इसे कहा जाता है प्रस्तावना और दूसरा इसका नाम है उद्देशिका। तो पहले प्रस्तावना और फिर उद्देशिका, आखिर इसके पीछे मैटर क्या है तो जानते हैं। प्रस्तावना का इतिहास, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान की सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। तीसरी सभा अर्थात तीसरी बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। उसमें यह कहा गया कि कम से कम ये तो प्रस्तुत कीजिए कि देश के लिए जो संविधान का निर्माण हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, आखिर उसके अंदर क्या क्या मूल चीजें हैं जिनको रखा गया है। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्यों को जाहिर करते हुए उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया
और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया और उसको संविधान सभा ने 22 दिसंबर 1947 को अपना लिया, अर्थात मंजूरी मिल गई। 22 दिसंबर 1947 को प्रस्ताव अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी प्राप्त हो गई। इसीलिए प्रस्तावना का दूसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर उद्देशिका भी रखा गया है। आइए जानते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं जो बताती हैं, भारतीय संविधान का परिचय देती हैं, इसीलिए इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आज अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मप्रत करते हैं। ऐसा संविधान सभा ने प्रियम्बल में लिखा है और यही प्रियम्बल जो है वो संविधान की आत्मा कही जाती है। अब हम जानते हैं प्रस्तावना से जुड़ी हुई कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बातें जिनसे प्रश्न परीक्षाओं में आते ही आते हैं। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, हम भारत के लोग, सबसे पहला शब्द आपने पढ़ा होगा हम भारत के लोग, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो पहला प्रश्न क्लियर है कि संविधान के अंदर हम भारत के लोग कहां से लिया गया है? हम भारत के लोग अमेरिका से लिया गया है। इसमें इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात संपूर्ण सत्ता जो है भारत में वो भारत के लोगों में निहित है। भारत में किसी प्रकार का कोई राजतंत्र नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चुना भी गया है तो ऐसा नहीं है कि वो अनुवांशिक रूप से या फिर वंश के आधार पर ही चुना जाएगा। जब जनता चाहेगी उसको उतार देगी और जब जनता चाहेगी किसी भी व्यक्ति को नया चुनकर खड़ा करेगी। ऐसे में हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि संपूर्ण शक्ति अर्थात संपूर्ण सत्ता और संपूर्ण पावर जो निहित है वो भारत के लोगों में है। भारत के लोगों के द्वारा ही भारत में शासन को चुना जाता है, अर्थात जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना जाने वाला शासन ही भारत में विद्यमान है। ऐसे में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत जो है वो अपने फैसले, अपने निर्णय स्वयं लेता है। यदि किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की विपत्ति हो जाए तो ऐसे में यदि कोई भी एक्शन या कोई भी काम करना है तो किसी तीसरे देश से या किसी अन्य व्यक्ति से वह परामर्श नहीं लेगा। वह स्वयं अपने फैसले लेने के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और यह शब्द आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता अर्थात प्रत्येक भारतीय को विचारों की स्वतंत्रता है, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को बोलने का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म को मान सकता है एवं उसका आचरण कर सकता है। उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता है। विश्वास है, आपका नहीं है, जबरदस्ती विश्वास कायम नहीं कराया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है सीधा सा, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किसानों के लिए एक बिल प्रस्तुत किया था। बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, संपूर्ण सरकार ने बार बार मंच पर आकर मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से विश्वास जताने की कोशिश की कि यह किसानों के हित का बिल है, लेकिन किसानों ने कहा कि हमको ऐसा बिल चाहिए ही नहीं, इसलिए हमको विश्वास ही नहीं है कि भविष्य में कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए विश्वास की स्वतंत्रता है, क्योंकि विश्वास जबरदस्ती कायम नहीं किया जाता है। 5 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की, 3 प्रकार के न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय है। इनसे किसी भी भारतीय नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ऐसे में नॉर्मल प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से 3 प्रकार के न्याय में से कौन से न्याय को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से 2 प्रकार की समानता में से कौन सी समानता प्रश्न के अंदर निहित है? आपको बताना है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपना मान सम्मान कमाने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय या किसी भी जाति धर्म से क्यों ना आता हो। अवसर की समानता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उसको अवसर सरकार जरूर देती है, उसमें किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं होता है। एक प्रकार का बंधुत्व है, अर्थात प्रत्येक जो हमारा देश है वो एक परिवार के समान है, उसमें भाईचारे को बनाकर रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का
कर्तव्य है। ऐसे में दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हम भारत के लोग, जो अमेरिका से लिया गया है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आयरलैंड से लिया गया है। ये है संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल, जो अपने बहुत ही विशेष प्रकार से मैंने डिफाइन की है और इसको अलग अलग प्रकार से मैंने बांट दिया है ताकि जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बिल्कुल हुबहू आते हैं, और आप यदि पिछले प्रीवियस ईयर का प्रति सेट उठाकर देखेंगे तो यदि प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न पूछा गया होगा कभी भी, तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस क्लास में प्रस्तावना से जुड़ा हुआ प्रश्न इस ही क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा, उससे बाहर नहीं होगा। ऐसे में हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन जो उसकी भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अर्थात प्रस्तावना जो ली गई है वो अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा, जो उसके अंदर शब्दों का चयन किया गया है, वो लिया गया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ठाकुरदास भार्गव एवं एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव जो हमारे देश के एक जाने माने व्यक्ति हैं, एवं एम हिदायतुल्लाह जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज भी रहे हैं एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं एवं उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने भी प्रस्तावना को क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ऐसे में लेकिन ध्यान रहे, आत्मा की यदि बात की जा रही है तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, लेकिन यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आ जाता है आपके किसी भी प्रश्न में और फिर पूछा जाता है कि डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी आर अंबेडकर, तो फिर आपका आर्टिकल नंबर 32 बन जाता है इसका सही उत्तर। अर्थात आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। ऐसे में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, उनका जो संरक्षण करता है वो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अर्थात न्यायपालिका करती है, जिसमें 5 प्रकार के आर्टिकल 32 में आप लोगों को याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसमें हम बात कर रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। ऐसे में अगला प्रश्न है, ए एन पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? ए एन पालकी वाला ने कहा है। नोट पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बैरूबाड़ी बनाम भारत संघ राज्य प्रस्तावना को भारत का अंग नहीं माना गया था, अर्थात जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। ऐसे में ये वाला जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान था और ये वाला जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था। जब इसको डिवाइड किया गया तो यहां से रेखाएं खींची गई और उन रेखाओं को जो भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन करती थी उनको रेड क्लिफ रेखा कहा गया, जो सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। वह व्यक्ति जो सर्वेयर था और उसको ब्रिटेन से बुलाया गया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि भारत में किस तरह से कहां-कहां पर किस प्रकार के कल्चर को फॉलो किया जाता है, उसकी सीमाएं कहां-कहां आती हैं, लेकिन उसने तुरंत मैप को रखा और भारत और पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ऐसे में विवाद का कारण बना यहाँ पर आने वाला एक गांव जिसका नाम था बैरूबाड़ी। बैरूबाड़ी को लेकर भारत और यानी कि जो वर्तमान का बांग्लादेश है यानी कि उस समय का पाकिस्तान है, उन दोनों के अंदर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। 1959 में विवाद हुआ और 1960 में उसको क्लियर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया है। उस समय की बात थी, लेकिन उस समय सरकार पर फटकार लगाई और आर्टिकल 2 और 3 में होने वाले संशोधन को मना कर दिया। इसीलिए 9वां संविधान संशोधन किया गया और बैरूबाड़ी को बांग्लादेश को दे दिया गया, यानी कि जो उस समय का पाकिस्तान था। ऐसे में लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ राज्य के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। केरल के अंदर एक जगह है इदनीर और वहां पर एक मठ पड़ता है, इदनीर मठ। ठीक है, केरल के अंदर इदनीर मठ के स्वामी अर्थात मठाधीश थे केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के ऊपर यह विवाद की स्थिति उत्पन्न तब हुई जब इंदिरा गांधी के आदेश से उनकी सभी संपत्ति को भारत सरकार के अंदर अधिग्रहण करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन केशवानंद भारती ने संपत्ति के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत में संपत्ति का अधिकार है और आर्टिकल 26 भी ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उस धर्म से जुड़ी हुई संपत्ति का संरक्षण करने का उस धर्म के व्यक्तियों को पूरा पूर्ण अधिकार है। ऐसे में जो संपत्ति मेरी है वो मेरे धर्म से जुड़ी हुई है एवं मुझको राइट टू प्रॉपर्टी भी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की एक बेंच बैठी जिसमें 7-6 के हिसाब से
फैसला सुनाया गया। जो आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी वो 1973 के केशवानंद भारती बनाम भारत संघ राज्य विवाद में ही बैठी थी। आज तक के इतिहास में 13 जज अभी तक नहीं बैठे हैं और इसीलिए फैसला सुनाने में यह बात की गई कि संविधान की प्रस्तावना जो परिचय दे रही है उसके अंदर वह उसका अंग है, वह भारतीय संविधान का अंग है एवं उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि संशोधन भविष्य में किया भी गया तो उसमें उसके मूल ढांचे को किसी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता है जिसमें जस्टिस एवं अन्य चीजों की बात की जा रही है। ऐसे में एक बार अब तक प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जो किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं और यह संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 मात्र एक बार। अब तक संविधान में केवल प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है और वो किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पंथ निरपेक्ष, अखंडता एवं समाजवाद। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि हमारे देश एवं राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, उसमें विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में राज्य का या राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही धर्म से जुड़ा कोई धार्मिक कानून राज्य या केंद्र बनाएगा जिसमें किसी भी धर्म को बांटने की या फिर तोड़ने की बात की जा रही है। उसमें सभी लोग एक ही राज्य में अलग अलग धर्म, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समाज के मिलकर रहेंगे और ये पंथ निरपेक्ष को दर्शाता है। अखंडता, देश को तोड़ा नहीं जा सकता है, राज्य कभी भारत से अलग नहीं होंगे, ऐसे में हमारा राष्ट्र एक है। और तीसरा, समाजवाद, अर्थात जो समाजवाद से तात्पर्य है यह रूस से लिया गया शब्द है। इसमें तात्पर्य है कि जब भी राज्य या केंद्र कोई ऐसा कानून बनाएगा तो वो सर्व समाज पर किसी भी जाति समुदाय के आधार से लागू नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा बनाई गई योजनाएं सभी समाज पर, सर्व समाज पर इक्वली लागू की जाएंगी। किसी भी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव वाली भावनाएं नहीं रखी जाएगी। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा, उसका एक टोटल रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। दोस्तों, क्लास नंबर 6 है। यदि आप चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको 5 क्लास इसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो नोट्स बनाने वाली क्लास है और आगामी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में हमने देखा, अनुसूची 1, अनुसूची 2, 3 और 4 के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 6 में हमने 4 राज्यों के विषय में पढ़ा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में हमने 3 विषयों को बांटा, केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय एवं समवर्ती सूची के। 8वीं अनुसूची में हमने 22 भाषाओं को देखा और वो 22 की 22 भाषाएं इस प्रकार से हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। फिर हमने अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को देखा, अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित कानूनों को देखा, अनुसूची 11 में पंचायतों से संबंधित 29 विषयों के प्रावधान को देखा और अनुसूची 12 में हम लोगों ने नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषयों को देखा। हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रेम्बल के बारे में बात की, जो क्या क्या चीजें दर्शाती है। संविधान की प्रस्तावना में हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। हमने देखा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हूबहू परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं कल आप लोगों को शाम 6 बजे अगली क्लास में, और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, लाइक कीजिएगा। और यदि आप लोगों को नियमित रूप से पढ़ना है, रेगुलर क्लास लेनी है तो चैनल से जुड़िएगा। अब अगली क्लास आपको कल शाम 6 बजे मिलेंगी, मेरे ही द्वारा पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।